दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप शारीरिक, वैचारिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। अभी 19 जून 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय के अस्तित्व को लेकर, उनकी परिस्थितियों को लेकर, उसके बनने और नष्ट होने के ऐतिहासिक कारणों को लेकर फिर बहस छिड़ गई और फिर यह बहस सामने आई कि नालंदा विश्वविद्यालय को आखिर किसने नष्ट किया, जबकि ये सभी लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो इतिहास में दर्ज है कि उसे 1193 से लेकर 3 आक्रमण के बाद, अन्य आक्रमण करने के बाद 1199 में उस पर या उसमें आग लगा दी गई और बहस यहीं से शुरू होती है। एक पक्ष कहता है कि बख्तियार खिलजी तो बुझाने गया था, और एक पक्ष यह कहता है कि बख्तियार खिलजी ने ही उसमें आग लगाया, जो 6 महीने से ज़्यादा दिनों तक जलता। 90,000 से उसमें अधिक पुस्तकें थी, 90,000 या 90 लाख जो भी पुस्तकें थी, जो भी है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। बहस यहीं से शुरू होती है और दोनों के अपने अपने तर्क। आइए मैं थोड़ा सा इसके और पीछे चल रहा हूँ और कुछ ऐतिहासिक बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। ऐतिहासिक बिंदु पे आप आइए और देखिए, और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि मेरे इस विषय पर वीडियो बनाने का एक तार्किक पक्ष है, और वीडियो लंबा हुआ तो यह 2 या 3 भाग में आपके सामने हो सकता है, लेकिन सब चीज को समझने और जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो लीजिए देखिए, पहली पॉइंट ये है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ, मतलब ईसा से 563 ईस्वी साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और लगभग आप भी जानते हैं कि लगभग गौतम बुद्ध अच्छे उम्र तक जिंदा रहे, लगभग 80-90 साल। फिलहाल बाकी बात। दूसरा है पॉइंट कि इसका मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म की स्थापना आज 2024 चल रहा है, और उसमें और जोड़ दीजिए तो आप ये पाएंगे कि 2600 साल पहले ये जाता है बौद्ध धर्म की स्थापना। तीसरा आप आइए कि बौद्ध
शासकों में जो अशोक मौर्य के बाद आया, अंतिम पीढ़ी का राजा बृहद्रथ मौर्य का कार्यकाल भी काल जो था वो 187 ईस्वी पूर्व से लेकर 180 पूर्व था। ऐसे तो मौर्य काल कुल मिलाकर के 235 वर्ष शासन किया है, लेकिन इससे यह साबित होता है कि अंतिम राजा बृहद्रथ मात्र 7 साल ही शासन किया और 180 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग उनके ही सेनापति ने उनकी हत्या कर दी। आप अगला पॉइंट आइए, चौथा पॉइंट, कि पंडित सुमित भार्गवा ने मनुस्मृति की रचना 180 ईस्वी पूर्व में ही की। एक तरफ अंतिम बौद्ध शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या होती है, पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है उनकी हत्या के बाद और शासन में स्थापित हो जाता है, और उसी समय पंडित सुमित भार्गवा मनुस्मृति लिखते हैं, उसके सूत्र लिखते हैं। और ये देखिए कि पांचवा पॉइंट, कि इसी समय पंडित पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना कर ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था पुनः लागू की, बौद्धों को समाप्त कराया पूरे भारत से। इसके तमाम सारे किंवदंतियां और साक्ष्य हैं। बावजूद इसके बौद्ध धर्म एक धर्म के रूप में फला फूला। ऐसी बात नहीं है कि पूरा बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, लेकिन वह धर्म जो एक मार्ग है, एक व्यवस्था है, उसकी जगह एक धर्म के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया। छठवां पॉइंट, कि 16वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध इतिहासकार तारानाथ ने लिखा कि पुष्यमित्र और उसके सहयोगियों ने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की और मध्य प्रदेश से जालंधर तक बौद्ध मठों को नष्ट किया। सातवां पॉइंट, पुष्यमित्र का शासनकाल 187 से 151 ईस्वी पूर्व तक रहा है, और यानी 36 साल। हालांकि एक भ्रम पैदा होता है कि बृहद्रथ मौर्य का भी कार्यकाल 187 से 180 ईस्वी पूर्व रहा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भ्रम होता है कि इनका भी ऐतिहासिक रूप से या जो हमारे साक्ष्य के रूप में गूगल पर उपलब्ध है उसके अनुसार 187 से 151 ईस्वी पूर्व बताया गया है, लेकिन हम इसको 180 ही मान लेते हैं, क्योंकि जब उनकी हत्या हुई वो 180 में ईस्वी पूर्व में हुई। तो आइए, फिलहाल 36 साल यह शासन किए हैं, और उसके उत्तराधिकारियों को अगर मिला दें तो सभी 75 ईस्वी पूर्व तक शासन किए हैं, यानी शुंग वंश का शासनकाल 112 वर्षों तक रहा है, और इसका अंतिम शासक देवभूति रहा। आइए, 8वां पॉइंट है कि शुंग के बाद वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की, जो 28 ईस्वी पूर्व तक चला। इसका सुरसमन जो था अंतिम राजा था। इसके बाद चेत वंश पहली शताब्दी में स्थापित हो गया। और आगे आइए, 10वां पॉइंट जो है कि 700 ईस्वी पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यानी आज से करीब करीब यह
2000 प्लस 700, 2700 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इस विश्वविद्यालय को हूणों ने नष्ट किया। यह तक्षशिला आज पाकिस्तान में है। यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय रहा जहां की 64 विषयों में पढ़ाई होती थी। इसका मतलब कि ज्ञान की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आज से 2700 या 3000 साल पहले भी जब 64 विषयों की पढ़ाई तक्षशिला में होती थी, स्वाभाविक है कि ज्ञान, विज्ञान और ज्योतिष बिल्कुल काफी हद तक अस्तित्व में आ चुके थे। गणित भी उसी में आती है। और ये चीज और उसमें बताया गया है कि इसकी स्थापना आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब आप आइए, एक आपको मुझे शंका खड़ा होती है कि जिस ऐतिहासिक पुरुष को कई हजार साल पहले का बताया जाता है, अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय को भरत ने स्थापित किया तो फिर इसका मतलब हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो समय है वह 2700 साल पहले का। फिलहाल यह बहस छोड़ दीजिए, यह बहस का विषय भी हो सकता है, लेकिन इतिहास में तक्षनाग की भी बात आती है। तक्षनाग भी एक राजा था। क्या इतिहास में या पुराणों में घालमेल करने के लिए मैथोलॉजी में कि इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहीं तक्षनाग राजा ने तो नहीं किया था जिसको भरत से जोड़ दिया गया? फिलहाल ये भी बहस का विषय है, खोज का विषय है। और 6वीं शताब्दी में हूणों ने इसको पूरा नष्ट कर दिया, एकदम खत्म हो गया 6वीं शताब्दी में। और इसी के साथ 11वां पॉइंट आइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने कराया। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 450 से 470 ईस्वी रहा है। एक तरफ तक्षशिला को हूणों ने नष्ट किया और दूसरी तरफ नालंदा विश्वविद्यालय भारत में स्थापित हुआ। 1193 ईस्वी में से लेकर के बख्तियार खिलजी आया और बताया गया कि 1199 में इसमें आग लगा दी गई। इसमें बताया जाता है कि 10,000 विद्यार्थी पर 2,000 अध्यापक हुआ करते थे, यानी एक अध्यापक पर 5 विद्यार्थी। आप समझ सकते हैं कि कैसी प्रतिभा, किस स्तर की प्रतिभा वैश्विक स्तर पर नालंदा विश्वविद्यालय में पैदा होती थी। आप ये देखिए कि इस पर जो नालंदा विश्वविद्यालय पर इसके अस्तित्व में आते ही 467 ईस्वी में ह्यून ने किया और दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में स्थापित होने के 200 साल बाद गौदास ने किया और तीसरा 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने किया और बख्तियार खिलजी ने इसके अस्तित्व को बिल्कुल समाप्त कर दिया। यानी नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व लगभग 800 सालों तक रहा है। इसके बाद लगभग 17वीं शताब्दी तक
किसी ने किसी मनवादी या ब्राह्मणवादी ने बौद्ध मठों, विहारों और विश्वविद्यालयों तक की सुधि नहीं ली। मतलब 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में कोई भी, जिसको हम तथाकथित हिंदू व्यवस्था मान लिए हैं, कह रहे हैं, हालांकि यह सच नहीं है। सनातन व्यवस्था और मनुवाद में बहुत लंबा अंतर है वैचारिक तौर पर। तो इस लगभग समझिए कि 11वीं शताब्दी यानी 1200, मान लीजिए 1200 से 17, 500 साल तक किसी हिंदूवादी व्यवस्था ने बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों और बौद्ध स्तूपों पर कोई ध्यान नहीं दिया कि इसका हुआ क्या। अब आगे कुछ बात मैं आपसे चाहूंगा कि मेरा अगला वीडियो देखें, और इस चीज को मैं यहीं, वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं स्थगित कर रहा हूं, और मैं आपसे इसका पार्ट 2 आगे देखने के लिए कहूँगा, ताकि आपको और भी अधिक जानकारी हो सके। और फिर उसके बाद इस बात को देखा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय को आखिर नष्ट किसने किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोनकर टोमी।